Hi, welcome to another video of daily DILR practice playlist. First, pause the video and try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular problem I have taken from CAT 2021 slot 1 paper. So this is a problem on arrangement. The problem says a journal plan to publish 18 research paper written by 8 authors A, B, C, D, E, F, G, and H in 4 issues of the journal, scheduled in January, April, July and October. Each of the research paper were written by exactly one of the 8 authors. 5 paper were scheduled in each of the first 2 issues, while 4 were scheduled in each of the last 2 issues. Okay. Every author wrote at least 1 paper and at most 3 paper. The total number of paper written by A, D, G and H was double than the total number of paper written by the other 4. 4 of the authors were from India and 2 each from Japan and China. Each author belonged to exactly one of the 3 areas, manufacturing, automation and logistic. 4 of the authors were from logistic area and 2 were from automation area. As per the journal policy, none of the author could have more than 1 paper in any issue of the journal. ठीक है. So basically यहाँ द क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 18 रिसर्च पेपर है जो कि पब्लिश होने वाले हैं और कौन पब्लिश कर रहा है, वो 8 ऑथर्स का नाम दिया गया, जिनका नाम दिया गया ए बी सी डी ई एफ और जी एन एच. ठीक, जिसमें से 4 अलग अलग महीनों में वो इशू हो रहे हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर. ईच ऑफ द रिसर्च पेपर वर एग्जैक्टली बाई 8 ऑथर्स. ठीक है. 5 पेपर वर शेड्यूल्ड इन इतना, तो जनवरी में 5 है और अप्रैल में भी 5 है तुम्हारे पास, एंड बाकी 2 महीने में जुलाई और अक्टूबर में 4 है. तो बेसिकली 5 5 10, 4 14 और 4 18. ठीक. द टोटल नंबर ऑफ पेपर नहीं, यहाँ पे आते हैं. एवरी ऑथर रोट एटलीस्ट 1 पेपर एंड एट मोस्ट 3 पेपर. हर ऑथर ने कम से कम 1 पेपर लिखा हुआ और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 3 पेपर लिखे हैं. ठीक है. तो हर ऑथर का 1 से 3 के बीच में ऐसा कुछ रेंज दे रखी है. The total number of paper written by A, D, G and H was double than that of the other paper. ठीक, यानी कि A plus D plus G plus H, इन्होंने चारों ने मिलकर डबल लिखा है. किसका? बाकी चारों का. बाकी 4 कौन हुए? B, C, E और F. ठीक है. यानी कि अगर इन्होंने टोटल x नंबर ऑफ पेपर लिखे हैं तो इन्होंने 2x लिखा है. टोटल कितना हुआ? 3x. और रिसर्च पेपर कितने थे? 18. यानी कि इन्होंने कितने लिखे होंगे? टोटल 6. इन्होंने कितने लिखे हैं? 12. ठीक. अच्छा, अब एक चीज और पता थी हमें कि ज्यादा से ज्यादा क्या करा जा सकता था. 1 से 3 पेपर का होने वाला था, मतलब मिनिमम 1 पेपर लिख सकता था कोई, एंड मैक्सिमम कोई 3 पेपर लिख सकता था. तो यहाँ पे मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि चारों के 3 पेपर होंगे तभी वो 12 बन सकता है. ठीक. सो बेसिकली 3 फॉर ईच. चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनके तीनों का चारों को 3 दे देता हूँ. वेयर एज फॉर अदर कॉम्बिनेशन, जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसका क्या हो सकता है, ये 6 का. यहाँ पे तो 3 3 3 और 3 दे दिया, तो ये 12 बन गया. ये 6 कैसे बन सकता है? अब पॉसिबिलिटी वाइज 3 1 1 और 1 आ सकता है, या यू में से कि सर एक केस और भी लेना चाहिए हमें, विच इज 1 1 2 और 2. ठीक. तो 6 के लिए एक केस ये बन सकता है, एक केस ये बन सकता है, बट 12 के लिए एक ही केस बनेगा, वो केवल यही बनेगा. चारों का 3 पेपर होना चाहिए. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. और क्या लिखा हुआ है? 4 of the author were from India and 2 were from Japan and China. ठीक. इंडिया से जो कि 4 ऑथर थे, जापान के 2 थे और चाइना के भी 2 हैं. ठीक है. तो बेसिकली 4 2 6 2 8. अच्छा, फर्दर ये कह रहा है ईच ऑथर बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ दी 3 एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक. ये तीनों में से होना चाहिए. 4 ऑथर वर फ्रॉम लॉजिस्टिक एंड 2 वर फ्रॉम ऑटोमेशन. ठीक है. लॉजिस्टिक के 4 हैं. ठीक. और ऑटोमेशन के 2 हैं. तो बचे हुए जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग, उसके भी 2 रहे होंगे. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे मेरे को कई सारे कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं. एकदम एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ अरेंजमेंट जो कि कैट पूछता है तुमसे. मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए देता है, मल्टीपल कंपोनेंट दे देता है जहाँ पे तुम्हें कॉम्बिनेशन क्रिएट करना होता है. ठीक है.
पहला इसके अंदर क्या चेक करेंगे, क्या ये ओपन एंडेड बनने वाला है। क्वेश्चंस में मेरे को दिखाई दे रहा है इफ के बाद नहीं हो रही है, तो मेरे को क्वेश्चन से थोड़ा बहुत अंदाज लग रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन बना के देगा। ठीक है, अब मेरे को क्या क्या चीजें यहाँ पे सेट करनी है। एक तो नाम के आगे नंबर ऑफ रिसर्च पेपर विच दे हैव पब्लिश। ठीक है, जैसे ADGH का तो तीन पता है, BCEF का मेरे को पता ही नहीं है कि उन्होंने कितने जर्नल पब्लिश करे। दूसरा, किस महीने में पब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज हर महीने में एक बंदा एक ही पब्लिश कर सकता है। अगर ये A है, A के 3 हुए तो वो 3 एक जनवरी मंथ में, अप्रैल मंथ में, जुलाई में, अक्टूबर में, इन 4 में से कौन से 3 महीने में वो पब्लिश कर रहा है, ये पता करना होगा। तीसरी चीज हमें क्या पता करनी है, वो किस नेशनैलिटी का है। चौथा हमें क्या पता करना है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, वो लॉजिस्टिक का आता है, ऑटोमेशन का आता है, मैन्युफैक्चरिंग का आता है। ठीक है, सो बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे 5 अलग अलग चीज है। नेम, ठीक है, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर, मंथ जिसमें वो पब्लिश करने वाले हैं, नेशनैलिटी 4 एंड 5th इज योर बैकग्राउंड। तो 5/8 का मैट्रिक्स होना चाहिए, 8 लोग इंटू 5 कॉलम। ठीक, फटाफट से चलते हैं, एक स्टैंडर्ड ग्रिड क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से भरना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही करा है, 5 कॉलम क्रिएट कर लिए एंड उनके आगे नाम भर दिया। पहला तो मेरे को साफ देखो नंबर ऑफ इश्यूज भरना है। नंबर ऑफ इश्यूज मेरे को जो पता है वो भर दें। हमें क्या पता है, ADGH के 3 होने चाहिए, 12 तभी बनेगा। तो सबसे पहला तो अपने पास काम है, A का 3 भर दें, D का 3 भर दें, G का 3 भर दें और H का 3 भर दें। अच्छा, दूसरा, अब तुम्हारे पास ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, ये तुमने एलिमेंट को लिख लिया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो दूसरे बाकी 4 हैं उनको क्या देंगे, 1 1 2 2 या 3 1 1 1। अब ये तुम्हारा ये जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन तुम्हें जो है पूरी भरोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक, ऑल्सो उनकी नेशनैलिटी वाली चीज पता चलेगी। चलते हैं ग्रिड भरने की, भरते हैं तो यू विल गेट टू नो। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 के कह रहे हैं, F इज एन इंडियन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया, रोट ओनली 1 पेपर। ठीक, मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ कि इंडियन कितने थे। इंडिया के 4 लोग हैं, जापान के 2 हैं और चाइना के भी 2 हैं। ऐसे ही मेरे को लॉजिस्टिक का भी 4 थे, मैन्युफैक्चरिंग के भी 4 हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग के 2 हैं और जो बाकी दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा बैकग्राउंड है, उसके भी 2 हैं। मैन्युफैक्चरिंग के भी 2 हैं और ऑटोमेशन के भी 2 हैं। ठीक है, पीछे चेक कर लेते एक बारी, लॉजिस्टिक 4, ऑटोमेशन 2, मैन्युफैक्चरिंग 2 और इंडियन 4, जापानीज 4 और सॉरी जापानीज 2 और चाइनीज 2। ठीक है, मैंने ये 2 पार्ट लिख दिया तो थोड़ा ग्रिड बनने में मेरे लिए ईजी पड़ेगा। फटाफट से आते हैं, F एन इंडियन ऑर्डर फ्रॉम लॉजिस्टिक रोट ओनली 1 पेपर। F है कोई खाली एक पेपर लिखता है। ठीक, वो कौन है, वो इंडियन है। ठीक है, और उसका एरिया क्या है, लॉजिस्टिक का है। अच्छा, इट वॉज शेड्यूल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में इसका होना चाहिए था। ये तो एकदम परफेक्ट होगा, अपने को मिल गया। अच्छा, अब तुम्हारे लिए दूसरी चीज, तुम्हें वो वाला पार्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 1 1 3 या 1 1 2 2, ये 2 केस में से अपने को निकालना है। अभी क्या है, 1 इधर है तो इधर भी 1 आ सकता है। ठीक, पॉइंट नंबर 1 मेरा यूज हो गया। पॉइंट नंबर 2, A वॉज फ्रॉम दी ऑटोमेशन एरिया एंड डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल इन दी अक्टूबर इशू। कोई A है जो कि ऑटोमेशन एरिया का है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेशन दे देते हैं, वो ऑटोमेशन का है एंड डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन दी अक्टूबर इशू। अगर ये अक्टूबर में नहीं कर रहा है, यानी बचे हुए 4 महीने में करेगा। बाकी 4 महीने कौन से होते हैं, अप्रैल होता है, ठीक है, जुलाई होता है और अप्रैल है, जुलाई है, जनवरी है। सो बेसिकली जनवरी, अप्रैल और जुलाई। अच्छा, मेरे को क्या पता है, ए के टोटल 3 इशू भी हैं, तो वो तीनों इशू यहीं पे आने चाहिए। एक तुम्हारा जैन आएगा, जुलाई आएगा एंड अप्रैल आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वो अक्टूबर में नहीं करता तो बाकी 4 में से 3 महीने में कर रहा होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मैंने यूज कर लिया। अच्छा, नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, नन ऑफ द जापानीज और चाइनीज वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया। ठीक है, कोई भी इंडियन ऑथर मैन्युफैक्चरिंग एरिया का नहीं था। दूसरा, कोई भी ऑटोमेशन वाला जापानीज और चाइनीज नहीं था। अगर कोई भी ऑटोमेशन वाला जापानीज और चाइनीज नहीं है तो हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जापानीज वाला कौन होने वाला, सॉरी वो लाइन को फिर से पढ़ते, कोई भी नन ऑफ द जापानीज और चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया।
ऑटोमेशन एरिया, ऑटोमेशन का बैकग्राउंड जिसके पास है वो जापानीज और चाइनीज नहीं है। अगर जापानीज और चाइनीज नहीं तो ऑब्वियसली वो कौन होने वाला है, कोई इंडियन होने वाला है। तो यहाँ पे इसका भी मिल गया इंडियन, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 को मैं टिक नहीं करूंगा बिकॉज ये एक पॉइंट है जो मेरे लिए बाद में भी हेल्प देने वाला है। पॉइंट नंबर 4, ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। ए और एच डिफरेंट कंट्री के हैं। ए इंडियन है तो एच पॉसिबली तुम्हारा या तो जापानीज होगा या तो चाइनीज होने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं लिखना नहीं चाहूंगा। बट हैड द पेपर शेड्यूल इन एग्जैक्टली सेम इश्यूज। इनके जो जिस महीने में इश्यूज पब्लिश हुए वो सेम कॉम्बिनेशन में थे। यहाँ पे भी देख रहे हो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यानी कि यही 3 महीने इसके भी होने चाहिए। तो यहाँ पे भर देते हैं जैन, अप्रैल एंड जुलाई, ठीक। अच्छा, अभी मेरे को यहाँ पे डिफरेंट कंट्री वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे जापानीज और चाइनीज में से कुछ एक आना चाहिए। अभी एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को यूज आ सकती है, तो मैं 4 को टिक नहीं कर रहा हूँ। सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया। सी और ई ये दोनों कौन थे, चाइनीज थे, ठीक है। ये भी चाइनीज एंड ये भी तुम्हारा चाइनीज। अच्छा, बट सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल्ड। इनके जो पब्लिश थे वो सेम नंबर के थे। अब ये 1-1 भी हो सकता है, 2-2 भी हो सकता है, ठीक है। 1-1 वाला अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये 1, ये दोनों 1 और जो चौथा बंदा है वो 3 आ जाए, एक केस। दूसरा ये वाला अगर केस लेते हैं तो 1 इधर 2 इधर और 2 इधर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी नंबर्स को भर नहीं पाऊंगा। आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है, फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल इन कंसेक्यूटिव इश्यूज ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। अच्छा, ई ने क्या करा, कंसेक्यूटिव मंथ में उसने पब्लिश करा है। तो इससे मैं क्या कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूं कि यार ई का ना एक से ज्यादा जर्नल होना चाहिए पब्लिश, तो ये वाला केस नहीं ले पाऊंगा। अब इस पॉइंट पे आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा सा ना फिशी लग रहा है, तो मैं रुकना चाहूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है रुक जाओ, तुम आगे बढ़ोगे तो वो तुमको सपोर्ट करेगा, मतलब तुम आगे किसी पॉइंट में जाओगे तो तुम्हारी और चीज है जो तुम्हें हेल्प करेंगी, ठीक है। मैं अभी ये पॉइंट को फिर से टिक नहीं कर रहा हूं, मैं और आगे चलता हूं, देखता हूं जितना सिंपल रख सकते हैं उतना भरते हैं, जितना यूनिक इंफॉर्मेशन मिल रही उतनी भरने की कोशिश करते हैं पहले। बी फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया हैड अ पेपर शेड्यूल इन द अप्रैल इशू ऑफ दैट मंथ। बी कोई था जो कि लॉजिस्टिक एरिया का है, ठीक है। बी है जो कि लॉजिस्टिक का है। अच्छा, बी लॉजिस्टिक एरिया का था। आगे क्या लिखा हुआ, हैड अ पेपर शेड्यूल इन अप्रैल इशू ऑफ दैट जर्नल। इसका एक इशू था जो कि अप्रैल में आता है। अब हैड अ पेपर लिखा हुआ है, अब हो सकता है कि खाली इसका एक ही पेपर आया हो जो कि अप्रैल का है, या ये इसके मल्टीपल पब्लिश हुए जिसमें से एक इसका अप्रैल का है। अगर ओनली लिखा होता तो मैं यहाँ पे कंफर्म हो जाता कि सर एक लेके चल देते हैं हम आगे, ठीक है। बट ओनली नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे मेरे को भी स्केप्टिक हूं मैं। तो व्हाट आई विल डू इज प्रोसीड करते हैं आगे इन्फॉर्मेशन से, तुम्हें वो हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो बी का आपने जितना इन्फॉर्मेशन मिला वो लिख दिया। बी फ्रॉम द लॉजिस्टिक एरिया हैड अ पेपर शेड्यूल्ड इन द अप्रैल इशू ऑफ दैट जर्नल, ठीक है। बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री। बी और जी जो थे वो सेम कंट्री के थे। बी और जी ये सेम कंट्री, अभी क्या हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, जापानीज भी हो सकता है, ठीक है। बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, नन ऑफ द पेपर वाज शेड्यूल्ड इन द सेम इशू ऑफ दैट जर्नल। बी और जी के सेम कंट्री के थे और उनका कोई भी महीना सेम नहीं था इशू का। अब तुम्हारे पास यहाँ पे देखो एक कैच है, यहाँ पे क्या है, जी के कितने हैं, 3 इशू हैं, यानी कि 4 महीनों में से 3 महीनों में जी कर रहा है, उन 3 महीनों में बी नहीं करेगा। तो बी के पास क्या बचा, केवल एक ही महीना बचा, और वो महीना कौन सा था, अप्रैल। तो यहां से तुम्हें क्या मिल गया, 1 ही आना चाहिए, ठीक है। सही समझ आ गया होगा। अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या आ गया, बी और जी का 1 और 3 का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब अगर बी के बारे में क्या बोला हुआ, उसका 1 महीना तुम्हें उसके पहले वाली लाइन में दे चुका है कि जो 1 महीना होने वाला था वो कौन सा होने वाला था, अप्रैल मंथ। यानी कि जी ने अप्रैल छोड़ के बाकी सारे महीने में अपना पब्लिश किया होगा। बाकी महीने कौन से हैं, जैन, जुलाई एंड अक्टूबर। अच्छा चलो, बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, बी और जी का कंट्री सेम है। अभी ये वाला पार्ट मैंने यूज नहीं करा, नन ऑफ देयर पेपर वाज शेड्यूल्ड इन द सेम इशू ऑफ द जर्नल, ठीक है। डी अ जापानीज ऑथर, डी जो है जापान का बंदा था। अच्छा, ये तुम्हें जापान वाला मिला, इससे क्या पता चला, बी और जी का जो सेम कंट्री वो इंडियन हो गए, बिकॉज बी एंड जी का चाइनीज नहीं हो सकता था, जापान का। अब तुम्हारे पास एक ही बंदा आइडेंटिफाई करना बचा है, तो ऑब्वियसली ये इंडियन ही होने चाहिए। तो यहाँ पे भी इंडियन मिल गया एंड
यहाँ पे भी तुम्हें इंडियन मिल गया। तो इससे क्या हुआ, ये पॉइंट नंबर 7 तुम्हारा पूरा यूज हो चुका है, 6 और 7। ठीक है। अच्छा, डी, अ जापानीज ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। डी कौन है, जापानीज ऑथर है और कहाँ का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है। डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन द जुलाई इशू, उसके जुलाई में नहीं आए थे। अगर जुलाई में नहीं आए थे और बाकी 3 महीने में आएंगे, डी का अपने को 3 पता था, वो 3 कौन से होने वाले हैं जुलाई के अलावा, जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर। ठीक है, जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर। पॉइंट नंबर 8 भी यूज कर लिया। अच्छा, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या बोला हुआ है, सी एंड एच बिलोंग टू 2 डिफरेंट एरिया। सी और एच ऐसे हैं जो कि डिफरेंट एरिया के हैं। वो डिफरेंट एरिया क्या हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकता है क्या, लॉजिस्टिक एंड दी अदर थिंग हो सकती है, पॉसिबली हो सकती है। ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ने से मेरे को देखो पार्शियल ग्रिड मेरा भर चुका है। ठीक है। जब तुम पेपर वाले फेज में होगे तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं ले रहे होगे, तुम्हारे पास खट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी और तुम फटाफट भर पा रहे होगे। मतलब यहाँ पे सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सो मच टाइम। बट अगर डी डे पे तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत ईजी टू गो सेट होने वाला है, बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि यार बढ़िया से बनते जा रहा है। ठीक है। अब फर्स्ट मैंने एक बार स्क्रीन आउट करा, स्क्रीन आउट करने से मेरे को 70% मेरी ग्रेड भर गई है। अब मैं दोबारा से आता हूँ, मेरे को देखो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहला पॉइंट क्या था, एफ वाला पूरा यूज कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या था, ए वॉज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, डिड नॉट हैव अ पेपर, कर लिया। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला था, नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन जो है मैन्युफैक्चरिंग का नहीं था, तो ये बंदा मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के या तो लॉजिस्टिक होना चाहिए या ऑटोमेशन होना चाहिए। अभी रुक जाता हूँ। एंड एक चीज़ और लिखा था कि कोई भी ऑटोमेशन वाला जापानीज और चाइनीज नहीं होता, तो अभी ऑटोमेशन वाला अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है। ठीक। ए एंड एच वर फ्रॉम 2 डिफरेंट कंट्री। ए इंडियन मिल गया तो एच ऑब्वियसली चाइनीज या जापानीज में से कुछ होना चाहिए था। चाइनीज होगा नहीं बिकॉज वो 2 मिल चुके हैं, तो कौन बचा, जापानीज। ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये दे देते हैं। ठीक। ए एंड एच वर फ्रॉम 2 डिफरेंट कंट्रीज बट हैड दियर पेपर शेड्यूल इन एग्जैक्टली सेम इशूज। सेम इशूज मतलब ये वाला 3 महीने एक साथ थे इसका, और यही सेम 3 महीने में ये भी था। चलो, ये भी पॉइंट अपना पूरा यूज हो गया। सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया। सी और का ई, ये दोनों चाइनीज और दोनों अलग अलग एरिया के हैं। ठीक है। एक चीज नोटिस कर रहे हो, पॉइंट नंबर 5 में बोला हुआ सी और ई डिफरेंट एरियाज के हैं, सी एंड एच भी डिफरेंट एरिया के हैं। ठीक। हमें एक चीज और पता है कि दोनों चाइनीज और जापानीज ही हैं, मतलब ये जो तीनों हैं ये चाइनीज और जापानीज हैं। हमको यहाँ पे ये भी पता था कि ये कौन नहीं हो सकते, ऑटोमेशन नहीं हो सकता है। ऑटोमेशन नहीं हो सकता तो क्या होना चाहिए था, या तो लॉजिस्टिक होना चाहिए था या तो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए था। ठीक। अब हमें क्या पता है, अगर मैं सी और एच का अलग अलग होना है, पॉइंट नंबर 9 ये कह रहा है कि सी और एच का अलग होना है, और पॉइंट नंबर 5 कह रहा था कि सी और ई का अलग अलग होना है। ठीक है, सी और ई का। इससे मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि ई और एच का सेम होने वाला है, बिकॉज दोनों का ऑटोमेशन नहीं होगा, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग में से कोई एक होने वाला है। ठीक। पॉइंट नंबर 1 कि या तो लॉजिस्टिक यहाँ पे आएगा और इन दोनों में मैन्युफैक्चरिंग आएगा, और वाइस वर्सा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आएगा, इन दोनों में लॉजिस्टिक आना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं अब क्या दूंगा, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग दूंगा तो 2 लॉजिस्टिक यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, पॉसिबली यस। क्या मैं उल्टा केस कर सकता हूँ कि यहाँ पे लॉजिस्टिक देके यहाँ दोनों पे मैन्युफैक्चरिंग भर दूँ, नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस केस में मेरे पास 3 लोग मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के, एक ई मिल जाएगा, एक एच मिल जाएगा और एक ऑलरेडी डी मिला हुआ है, और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा विद द स्टेटमेंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के तो अपने पास केवल 2 ही लोग थे। तो अब अपने को क्या केस मिला, यूनिक, ये बंदा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का, ये दोनों हो जाएंगे लॉजिस्टिक के। ठीक, ये दोनों हो गए लॉजिस्टिक के। अब तुम्हारे पास लॉजिस्टिक के कितने मिल गए, 1 2 3 4। मैन्युफैक्चरिंग के कितने मिल गए, 1 2। बचा कौन होगा, ऑटोमेशन वाला ही बचेगा। ऑटोमेशन वाले के बारे में क्या पता था, वो जापानीज और चाइनीज नहीं होता है, वो ऑब्वियसली इंडियन होता है। और देखो यहाँ पे तुम्हारा स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा पॉइंट नंबर 9 भी मिल गया, सॉरी पॉइंट नंबर 9 भी मिल गया, और तुम्हारा पॉइंट नंबर 5 भी पार्शियली मिल गया। पार्शियली हमने यहाँ तक खत्म कर लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या था कि भाई C and E had both Chinese author had different both Chinese author from different area had the same number of papers scheduled
ठीक, अब समझो यहाँ पे अगर सेम नंबर ऑफ पेपर लिखेंगे तो अब अपने पास अगर 1 1 1 3 का केस लेना था तो 2 1 वाले तो यार देखो मिल चुके हैं, एक बी मिल चुका है, एक एफ मिल चुका है। अब इस केस में मेरे को 1 और 3 कॉम्बिनेशन देना था जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। हमें क्या पता था कि वो सेम नंबर ऑफ इशू है, तो ये वाला केस अपना एलिमिनेट हो गया, यानी कि मेरे को क्या पता चला, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक, अब लास्ट में क्या बचा है केस, मंथ वाला। मंथ वाले में फटाफट आते, मंथ वाले में अपने को क्या पता है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सी एंड डी बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल, फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल इन कंसेक्यूटिव इशू ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब 2 महीने बैक टू बैक, मतलब जैन और अप्रैल, और या अप्रैल और जुलाई, ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तुम्हें जैन के कितने मिल चुके हैं, जैन का 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, यानी कि जैन का 1 अभी तुम्हारे पास आइडेंटिफाई करना बाकी है। अप्रैल का कितना मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, अगेन अप्रैल का आइडेंटिफाई करना बाकी है। जुलाई के कितने मिल गए, 1, जुलाई का 2, जुलाई का 3, जुलाई का भी 1 बाकी है क्योंकि जुलाई के 4 हुआ करते थे और 3 मिल चुके हैं। अक्टूबर का कितना मिल गया, 1, 2 एंड 3, अगेन अक्टूबर का भी 1 बाकी है। अब जरा ये स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है कि फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल इन कंसेक्यूटिव इशू ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। ई करता है बट सी नहीं करता है, इसको कैसे अरेंज करेंगे, अगर हाइपोथेटिकली मैं ई को ये दोनों देता हूं तो ऑटोमेटिकली सी को ये दोनों मिलेगा, जिससे कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, बिकॉज ये कंसेक्यूटिव तो है बट ये वाला नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अगर मैं ये दोनों कंसेक्यूटिव देता हूं ई को, तो ये केस मेरा स्टैंड हो सकता है। उस केस में सी को क्या मिलेगा, जैन एंड अक्टूबर, तो मतलब क्या हुआ, ई का कंसेक्यूटिव आ गया और सी का नहीं आया। ये मैं एक केस कर सकता हूं। अच्छा, एक और केस क्या कर सकता था, ये दोनों देने का, यानी कि ई को कंसेक्यूटिव दे दूं, उस केस में यही 2 बच रहे हैं जो सी को दे पाऊंगा, अगेन सी कंसेक्यूटिव हो जाएगा। और हमें साफ लिखा है कि कंसेक्यूटिव सी को नहीं देना है। जब नहीं देना है तो अपने पास क्या है, यूनिक केस मिला कि भाई हम सी को क्या देंगे, जैन एंड अक्टूबर, और ई को क्या देंगे, अप्रैल एंड जुलाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय बी, सी, ई एंड जी। सॉरी, वो कैमरे की वजह से वो एलिमेंट शिफ्ट जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली सी, ई एंड जी पूछा हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो बी का कितना था, 1 था, सी का कितना था, 2 है, एंड ई का कितना है, 2 है, जी का कितना है, 3। सो बेसिकली 1 2 2 3 जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। यहाँ पे पूछा था बी, सी, ई एंड जी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक, हाउ मेनी पेपर वर रिटन बाय इंडियन ऑथर। इंडियन ऑथर कितने पेपर लिख रहे हैं, इंडियन 1 यहाँ पे लिख रहा है, 3 इशूज, यहाँ पे 1 4, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख रहा है 5, और यहाँ पे एक और लिख रहा है 3 8। तो टोटल कितना होना चाहिए था, 8 इशूज थे जो कि इंडियन ऑथर्स ने पब्लिश करे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू पूछा हुआ है, यानी परफेक्टली ट्रू होना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, एवरी इशू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच कंट्री। हर इशू में कम से कम हर कंट्री का एक उनका रिसर्च होना चाहिए था। फटाफट से चेक कर लेते हैं। जनवरी में देखो इंडियन ने जनवरी में कर रखा है, जुलाई में भी करा है, अप्रैल में भी करा है, और अक्टूबर में करा है क्या, चेक कर लेते हैं इंडियंस का। इंडियन का यहाँ पे नहीं है, इंडियन ने अक्टूबर में भी करा है, यानी इंडियन का तो 4 महीनों में हो रहा है। अच्छा, चाइनीज का देखिए, चाइनीज ने जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल और जुलाई, यानी चाइनीज पर्सन ने भी 4 महीने में करा है। जापानीज चेक करें, जापानीज का अप्रैल है, जैन है, अक्टूबर है, और जापान का अप्रैल, जैन, जुलाई, यानी कि देखो यहाँ पे 4 महीने आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली ट्रू। वहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है कि हर महीने में हर कंट्री का एक रिसर्च तो आ रहा है। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, एवरी इशू हैड एट मोस्ट 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच एरिया। ठीक है, हर महीने में हर एरिया से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर पब्लिश करे गए। ठीक है, ऑटोमेशन का चेक कर लें। ऑटोमेशन पे देखो जनवरी में अपने को दिखाई दे रहा है, जुलाई में भी दिखाई दे रहा है, अप्रैल में भी दिखाई दे रहा है। ऑटोमेशन का जैन, जुलाई, अक्टूबर, यानी देखो ऑटोमेशन का तो 4 महीनों में हो रहा है रिसर्च, पेपर एक आ रहा है। ठीक है, लॉजिस्टिक का चेक कर लेते। लॉजिस्टिक का अप्रैल है, अप्रैल जुलाई है, जैन अप्रैल जुलाई है, अक्टूबर है। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, अप्रैल भी आ गया, अक्टूबर भी आ गया, जैन अप्रैल जुलाई आ गया, यानी 4 महीने लॉजिस्टिक का तो आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग चेक कर ले। मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, जनवरी अक्टूबर है, अप्रैल जनवरी अक्टूबर है। देखो मैन्युफैक्चरिंग का जुलाई में एक भी पब्लिश नहीं है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बी इज नॉट परफेक्टली ट्रू। आंसर क्या होना चाहिए, ओनली स्टेटमेंट ए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा ऐसा है जो फॉल्स है। एवरी इशू हैड एग्जैक्टली 1 पेपर बाय अ चाइनीज ऑथर, चाइनीज ऑथर ने हर महीने हर बार मतलब जो भी हर महीने हैं वहाँ पे एक एक इशू करा है। तो चाइनीज वाले कौन है, जनवरी में भी करा, अक्टूबर में भी करा, अप्रैल में भी करा, जुलाई में भी करा, ये तो ट्रू है। ठीक है। एवरी इशू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर्स फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, ऑटोमेशन में कम से कम एक महीने का तो है ऑटोमेशन का, जनवरी में है, जुलाई में भी है, अक्टूबर में भी है, ये 3 महीनों में तो है ही है, जनवरी, जुलाई और अप्रैल में भी है। यानी इन दोनों से मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि हर महीने में वो कम से कम एक पब्लिश तो कर ही रहा है। ऑप्शन नंबर सी, एवरी इशू हैड एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर्स फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया, लॉजिस्टिक में चेक कर लेते हैं। लॉजिस्टिक में अप्रैल में एक ही पेपर है, लॉजिस्टिक में अप्रैल और जुलाई में, अप्रैल में 2 पेपर तो मिल गए क्योंकि बोला हुआ एग्जैक्टली 2 पेपर बोला हुआ है। जुलाई में एक यहाँ पे है, जुलाई में लॉजिस्टिक और कौन है, यहाँ पे है, और लॉजिस्टिक यहाँ पे है। ठीक है, तो चारों को हम देख लेते हैं। अप्रैल लॉजिस्टिक का देख पा रहे हो 3 अप्रैल में आए हुए हैं। तो और हमसे पूछा है कि एवरी इशू हैड एग्जैक्टली 2 पेपर, तो ये एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक, समझ पा रहे हो ना। पूछा था एग्जैक्टली 2 और हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लॉजिस्टिक ने जुलाई कहा गया, ये रहा लॉजिस्टिक का, एक लॉजिस्टिक यहाँ पे अप्रैल, एक अप्रैल यहाँ पे और एक अप्रैल यहाँ पे, तो इसने 3 पब्लिश कर दी अप्रैल में। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, there was exactly 1 paper by an author from logistic area in the October issue. There was 1 paper by an author from logistic area in the October issue. अक्टूबर वाले में है exactly 1 है, चेक कर ले। अक्टूबर में एक यहाँ पे, अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग है दूसरा, अक्टूबर में ऑटोमेशन है तीसरा, और अक्टूबर और कहाँ पे है, अक्टूबर अपने पास एक यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में 2 थे और एक लॉजिस्टिक में है और एक और अक्टूबर अपना ऑटोमेशन में। तो ये स्टेटमेंट तो परफेक्टली ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, देयर वाज एग्जैक्टली 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरियाज इन द अप्रैल इशू, मैन्युफैक्चरिंग में अप्रैल का एक ही था, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी परफेक्टली ट्रू है। मैन्युफैक्चरिंग में एक ही अप्रैल का पेपर पब्लिश हुआ है। देयर वाज एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन द जुलाई इशू, देयर वर एग्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन जुलाई इशू, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। मैन्युफैक्चरिंग वाला तो जुलाई में एक भी पब्लिश नहीं करता। ठीक, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ पेपर बाय ऑथर्स, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक। ऑटोमेशन ने कितना करा, ऑटोमेशन में 3 करा है, ठीक है, ऑटोमेशन ने 3 6 करा है, तो ऑप्शन 6 से कुछ शुरू होना चाहिए। ऑटोमेशन का अपने को 6 मिल गया, और क्या पूछा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में कितना मिला है, मैन्युफैक्चरिंग में 2 और 3 5, यानी कि 6 और 5 होना चाहिए। और लास्ट क्या पूछा हुआ है, लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक में बचे हुए ले लो ना यार, 6 मतलब टोटल 18 थे, तो ये 7 ही आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।